एजेंट्स के विषय में जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाली दवाएं हैं मॉडर्न मेडिसिन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने क्लासेस की दवाएं होती हैं और उनका क्या प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग होता है, उनका क्लिनिकल जजमेंट, क्लिनिकल डिसीजन के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोर स्टडी होगी ये। तो जो डायबिटीज़ की जो दवाएं, डायबिटीज़ क्या है? हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी जो शुगर है शरीर ब्लड में बढ़ गया है। शुगर को नापने के लिए दो माप होते हैं, एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर से नाप लीजिए, एक आरबीएस नाप दीजिए, एक पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर होता है, एक HbA1c भी होता है। HbA1c 3 महीने की शुगर नापने की तरकीब होती है। इसमें हम क्या करते हैं, HbA1c में हम क्या करते हैं कि 3 महीने क्यों? क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन ही 3 महीने की होती है, 120 दिन की होती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें 3 प्रकार की मुख्य समस्याएं होती हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो इंटीग्रेटेड क्लिनिकल क्लासेस जो आपको बताया जाएगा, उसमें हम लोग मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 कारण होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बीटा सेल डिसफंक्शन और इंक्रेटिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन रेजिस्टेंस आप लोग को कल की भी क्लास में बता दिया गया, कुछ आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं आप लोग को बताए गए हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन सेल्स उसे पहचान नहीं पा रहा, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को। इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापने के लिए होमा IR जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट जो होता है, जो 2 से ज़्यादा हो गया उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्लास में डाल देंगे। उनकी इलाज के लिए कल हम लोगों ने बात किया था, एप्पल साइडर विनेगर के विषय में बात किया था। ठीक है, और बर्बरीन के विषय में बात किया गया था। तो मॉडर्न मेडिसिन में इसके लिए मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगला जो दवाएं का जो है, मतलब अगला जो कारण है डायबिटीज होने का, वो बीटा सेल डिसफंक्शन है। तो जो लोग नए होते हैं, नई इंसुलिन पहले नया इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है तो ढेर सारा इंसुलिन रिलीज करने लगती है बॉडी, और ढेर सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लगने के कारण बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज वो थकने लगते हैं और उसके बाद इंसुलिन बन ही नहीं पाता एडिक्वेट। तो कौन सी दवाएं चलाई जाएंगी, और एक इंक्रेटिन डेफिशिएंसी भी होती है। इंक्रेटिन डेफिशिएंसी के बारे में और भी आगे बताया जाएगा। तो मेजर जो है, पहला जो दवा आ रही है वो मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है ये सबसे स्टार्टिंग मेडिसिन है। अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो ये सबसे पहली दवा यहीं से स्टार्ट होती है, और ये क्या करती है, AMP के पाथवे जो बर्बरीन करती है वो ये भी करती है, AMP को के पाथवे को एक्टिवेट कर देती है, जिससे ग्लूकोज जो है जलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, फैट जलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, और नया ग्लूकोज बनने की, मतलब लीवर में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ग्लूकोज बहुत भारी पैमाने पर लीवर जो है बहुत भारी पैमाने पर ग्लूकोज बनाता रहता है बॉडी में। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस है बॉडी में इंसुलिन का तो लीवर को भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनाना पड़ता है ताकि वो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके हमारी बॉडी में जा सके। तो इस वजह से ये AMP के पाथवे वाला मेटफॉर्मिन जो ड्रग है, इसी से हम शुरुआत करेंगे किसी भी पेशेंट की। और इसकी डोजिंग की यदि बात करें तो 500 mg जो है स्टार्टिंग डोज है इसका। 500 mg से स्टार्ट करेंगे, एक बार या 2 बार दिन में करेंगे। मैक्सिमम डोज तक आपको 200 mg पर डे जाना है। 1000 mg पर यूनिट आपको देना है। 1000 पर डे मतलब 1000 खाना खाने के बाद, और रात को 1000, यानी ये मैक्सिमम डोज है। यहाँ तक आपको नहीं ले जाना है, साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको 500 mg से स्टार्ट करना है। ये AMP के पाथवे को एक्टिवेट करके जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को बंद करती है। ठीक है, तो ये मेटफॉर्मिन। क्लिनिकल पर्ल यहाँ से लेते जाइएगा आप लोग कि इससे कभी भी सडन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है किडनी के पेशेंट में।
EGFR से कम हो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर किडनी खराब है तो आप जानते ही होंगे, किडनी अगर खराब है तो इंसुलिन पर शिफ्ट करना ही पड़ता है पेशेंट को, मेटफॉर्मिन नहीं झेल पाता क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के माध्यम से ही होता है। तो EGFR आपका 30 से कम हो तो इसको नहीं देना है आपको, और इससे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस नगण्य होते नहीं होते। समझ रहे होंगे आप लोग। 500 mg सुबह देना है, 500 mg रात को देना, जैसी कंडीशन रहेगी वैसे। अगर बहुत ही नया केस है तो एक ही 500 की गोली काम करेगी, लेकिन आप बढ़ाकर 1000 सुबह 1000 रात को खाना खाने के साथ दे सकते हैं। तो ये हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देता है। इसकी एक फोटो देखना हो तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रांड पर किसी मत जाइएगा, ये ग्लाइकोमेट 500 SR मेटफॉर्मिन आप शुगर के मरीजों को HbA1c जिनका जो है उसमें जा रहा है, जिनको प्री डायबिटिक से ऊपर उठ चुके हैं उनको ज़रूरत पड़ती है इसकी। प्री डायबिटिक के ऊपर वाले केसेस में जिनको डायबिटिक डायग्नोज हो चुकी है उनमें पहली दवा ये जो है मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, 500 mg की डोज में। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं ग्लिमिप्राइड और ग्लिकाजाइड। ये जो है सल्फोनाइल यूरियाज हैं। सल्फोनाइल यूरियाज ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंसुलिन को जो है वहाँ से पेनक्रियाज से के बीटा सेल से निचोड़ के निकालते हैं। ठीक है, निचोड़ते नहीं है, वो एक मैकेनिज्म के तहत होता है, लेकिन बहुत अधिक मैकेनिज्म में हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, जैसा कि इस क्लास का मोटो भी रहा है कि बहुत अधिक बायोकेमिस्ट्री मैकेनिज्म में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि ये जो है एक प्रकार से निचोड़ के इंसुलिन निकालने वाली दवा है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के ऊपर जो है ये मैकेनिज्म बताने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी 1 mg, ग्लिमिप्राइड की 1 mg और 2 mg। ग्लिमिप्राइड और ग्लिकाजाइड में अंतर क्या है, तो ये जो है ज़्यादा ग्लिकाजाइड जो है ज़्यादा आपका कार्डियो प्रोटेक्टिव है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 30 mg से 20 mg जो है नाश्ते के साथ लेना है, और इस दवा को बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि खाने के जो है साथ ही लेना है इसको, मतलब खाने के 30 मिनट पहले, 15 से 30 मिनट पहले लेना है। अगर आपने इसको लेने के बाद खाना नहीं खाया तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन निकलेगा बिना आप खाइए चाहे मत खाइए, इंसुलिन निकलना ही है। ठीक है, तो क्लिनिकल पर्ल में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा रहता है। इंसुलिन निकाल रहा है तो ये वेट गेन भी पेशेंट का कराएगा। ग्लिमिप्राइड से स्टार्ट करते हैं, बहुत सस्ती मेडिसिन होती है, लेकिन जिनका हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो और शुगर भी हो उनको ग्लिकाजाइड ज़्यादा बेस्ट होता है। इसकी मैकेनिज्म भी समझ लीजिए कि सेल के अंदर जो है पोटेशियम जो एटीपी चैनल होता है, एटीपी के द्वारा वो पोटेशियम बाहर आता रहता है, लेकिन ये जो ग्लिमिप्राइड है ये वहाँ जाकर उस चैनल को ब्लॉक कर देती है, उस चैनल को ब्लॉक कर देती, जिससे पोटेशियम अंदर ही रह जाता है और सेल का डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन मतलब एक प्रकार से बिजली का संतुलन उल्टा हो जाना, जिसके कारण कैल्शियम अंदर आने लगता है और फिर कैल्शियम अंदर आएगा और इंसुलिन को रिलीज करा देगा। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। प्रोसेस में डीपली नहीं जाना है, बस अभी इतने ही समझना है। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो दोनों मेडिसिन है, स्टार्टिंग की लगभग मेडिसिन है, सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपी। ठीक है, इंक्रेटिन अब उसमें देख सकते हैं फिगर में भी ये यहाँ पर। पहले तो ग्लिमिप्राइड जो है आपका 1 mg, 2 mg, 3 mg के सेगमेंट में आता है, जैसी जिसकी ज़रूरत हो उस पेशेंट को आप दे सकते हैं। बस इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, इसको जल्दी नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ओल्ड एज में ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है। ओल्ड एज में जैसे 50-60 प्लस हो गया, वहाँ पर ये शुरुआत करिए तो ज़्यादा बेटर है। DPP-4 इनहिबिटर, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये ऐसी दवाएं होती हैं जो है, पहले तो आप समझिए कि जब भोजन आप करते हैं, भोजन आपने किया
तो GLP-1 जो है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो जाके पेनक्रियाज को बोलता है कि भाई इंसुलिन निकालो। लेकिन यही एक वहीं पर एक एंजाइम मौजूद होता है DPP-4 एंजाइम, और ये DPP-4 एंजाइम GLP-1 को मार देता है, 2 से 3 मिनट में खत्म कर देता है। ठीक है, GLP-1 क्या किया कि खाना खाने का सिग्नल भेजा, क्योंकि भाई खाना खाने का सिग्नल भेजने वाला भी तो होना चाहिए, एक मैसेंजर होना चाहिए। तो GLP-1 एक मैसेंजर के रूप में गया जाता है और पेनक्रियाज को बोलता है कि भाई इतना 4 रोटी खाया है, उस हिसाब से इंसुलिन निकालो। लेकिन DPP-4 एंजाइम इसी GLP को नष्ट करता रहता है। तो अगर हम DPP-4 एंजाइम को ही नष्ट करते हैं या उसको रोक दें, ठीक है, तो GLP-1 बढ़ा रहेगा, जिससे भूख भी कम लगेगी और साथ ही साथ आपका इंसुलिन भी निकलेगा, अच्छे से निकलता रहेगा। तो ये इंसुलिन को एक तरह से निकालना है, बट ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन है। जैसे सल्फोनाइल यूरिया बिना खाने के निकलता था, ये ये खाएंगे तभी निकलेगा। ठीक है, इंसुलिन बढ़ाएगी लेकिन जब आप भोजन करेंगे तभी बढ़ाएगी। इसमें DPP-4 इनहिबिटर में सीटाग्लिप्टिन आती है। सीटाग्लिप्टिन जो है 100 mg जनरली दिया जाता है, और इसमें कोई इसकी और कोई वो नहीं आती। अगर किडनी सही है तो सीटाग्लिप्टिन 100 mg काम बहुत अच्छा करती है। ठीक है, विल्डाग्लिप्टिन 50 mg अलग एक मेडिसिन होगी, सुबह शाम इसको दे सकते हैं। सीटाग्लिप्टिन याद रखिएगा 100 mg नॉर्मली दिया जाता है। अब इसकी भी फोटो अगर होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीटाग्लिप्टिन जेनुविया 100 mg, और ब्रांड आप लोग जानते हैं, मैं ब्रांड का किसी प्रचार नहीं करता। आप लोग किसी भी ब्रांड की, अच्छी ब्रांड की दवा छांट कर आप दे सकते हैं जो काम कर रहे पेशेंट में। तो ये सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट है, कितने mg? 100 mg। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग आगे जो ये सीटाग्लिप्टिन का मैकेनिज्म भी आप लोग को बताया कि फूड इंटेक किए, GLP-1 रिलीज हुआ, इंसुलिन स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन DPP-4 इसको ब्लॉक कर देता है। हम लोग किसको ब्लॉक कर दिए? DPP-4 को ही सीटाग्लिप्टिन देके ब्लॉक कर दिए, जिससे ये इंसुलिन वाली जो प्रोसेस है वो चलती है, उम्र इसका बढ़ गया। आगे देखिए, टॉपिक नंबर 4 क्या है? मॉडर्न गेम चेंजर किडनी एंड गट लिवर। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो किडनी के माध्यम से ग्लूकोज को घटाने का काम करती है। इसमें SGLT2 इनहिबिटर, इसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर्स। कौन कौन सी दवाएं हैं? डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये जो दवाएं हैं ये मूत्र मार्ग से किडनी के माध्यम से ये शुगर को निकलवाते रहते हैं। कितना शुगर निकल जाता है? 70 से 80 ग्राम तक शुगर एक दिन में निकल जाता है इस दवा के सेवन से। लेकिन स्टार्टिंग में देखिएगा, अगर इसको पेशेंट को दीजिएगा तो इसमें यूरिन भी बहुत अधिक होता है, तो वाटर इनटेक बढ़ाने को बोलिए। ठीक है, डापाग्लिफ्लोजिन अगर दे रहे हैं 5 mg 10 mg दिन में एक बार, इसको सुबह ही लेना है। सुबह क्यों लेना है, कोई बता सकता है मुझे? ये यूरिन कराता है तो सुबह क्यों लेना है इसको? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि सुबह इसलिए लेते हैं क्योंकि यूरिन आउटपुट अगर रात में होने लगेगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। ठीक है, तो 5 mg से स्टार्ट करिए, 5 mg से दीजिए उसको, और वो किडनी से शुगर को छान के निकलने देगा, रोकेगा नहीं। एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू किडनी वापस ग्लूकोज को सोख लेती है, तो ये उसी मैकेनिज्म को रोक देता है। अब जो है इसमें आप अगर ये भी देख सकते हैं साइड इफेक्ट क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी कार्डियो प्रोटेक्टिव दवा है। अगर किसी को हार्ट फेलियर वगैरह हो रहा हो तो SGLT2 इनहिबिटर डाफाग्लिफ्लोजिन, इम्पाग्लिफ्लोजिन हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। लेकिन एक ही दिक्कत है कि अगर यूरिन से बहुत अधिक पास हो रहा है शुगर तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा।
लेकिन कोई समस्या की बात नहीं है। फंगल एंटी फंगल ट्रीटमेंट मॉडर्न में बताया जाता है कि हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट और यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से आप ठीक करते रहिए और मेडिसिन लेते रहिए। अगला जो मेडिसिन है वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो ये ऐसे हैं जो जो रोटी चावल इत्यादि जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं उनसे ग्लूकोज को अलग ही नहीं होने देते हैं। अलग करने वाले जो एंजाइम है उनको ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली ब्लॉक। जैसे जैसे आप एप्पल साइडर विनेगर वाला भी देखते हैं कि वो परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर रहा था, थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर रहा था जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं हो पाए। ये परमानेंटली ब्लॉक कर रहा है। इससे क्या समस्या होगी? जब आप परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे तो जो भोजन है वो पचेगा ही नहीं। लेकिन भोजन अगर पचा नहीं, आपके द्वारा नहीं पचा, तो बैक्टीरिया तो उसको पचाएगा ही। तो बैक्टीरिया के पचाने से क्या होता है? फ्लैटुलेंस की समस्या हो जाती है, भयंकर भयंकर गैस बनने की समस्या, ब्लोटिंग, डायरिया। ठीक है, ब्लोटिंग, डायरिया, कोलोन में दर्द होना, पेट फूलना, ये सब समस्या इसमें देखने को मिलती है। बोगली बोस 0.2 mg शुरू किया जाए, 0.3 mg तक दिया जा सकता है। ये ऐसी दवाएं हैं जो पेट के अंदर ही कार्य करती हैं, ये बॉडी में प्रवेश नहीं करती, हमारे चैनल में ही प्रवेश रहती है, महास्रोतस जिसको बोलते हैं उसी में रहती है, और भोजन को जो है पचने नहीं देती और उसको ऐसे ही निकालती। तो ये मॉडर्न का प्रोटोकॉल है, इसमें बहुत सारी जो है आप देख सकते हैं खामियां भी मौजूद हैं। इसके विषय में आगे हम लोग भी बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर कंपैरिजन देख लीजिए, मास्टर समरी टेबल, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। और दवा भी देख लीजिए। सबसे पहले तो ये है डापाग्लिफ्लोजिन 5 mg की, आप स्टार्टिंग डोज आप दे सकते हैं डापाग्लिफ्लोजिन, ये जो है। और इसके बाद ये वोगलीबोस 0.3, ये हाई डोज है। 0.2 जो है वो आपको इजीली पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख लें, DPP4 इनहिबिटर जो इंक्रेटिन लेवल पर सीटाग्लिप्टिन काम करती है। SGLT2 यानी डापाग्लिफ्लोजिन कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ठीक है, सुबह एम्पटी लेना है या पोस्ट लंच लेना है और पोस्ट मील लेना है। 100 mg BD में स्टार्टिंग डोज नहीं है, ये 5 mg की स्टार्टिंग डोज है, स्टैंडर्ड डोज में बताया गया है। सल्फोनाइल यूरिया 1 से 2 मिलीग्राम, ये ग्लिमेप्राइड 1 से 2 मिलीग्राम, 3 तक जाती है। ग्लिकाजेट 30 से 60। ठीक, अब जो मेटफॉर्मिन है इसका एक साइड इफेक्ट आपसे कल भी बताया था कि ये B12 और B1 को घटाती है। ठीक है, तो जब भी मेटफॉर्मिन दवा चल रही हो तो B1 B12 वाले जो कल बताया था कैप्सूल, उसको भी देते रहिए। उसको देंगे तो उसको कमी नहीं होगी और उसका HbA1c भी घटता रहेगा। सल्फोनाइल यूरिया का जो साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया है और वेट गेन है। SGLT2 जो यूरिन वाला सिस्टम है वो UTI फंगल इन्फेक्शन कराता है। और अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो है सीवियर गैस ब्लोटिंग कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास जो है, यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन इतनी ही अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में इंसुलिन थेरेपी जो है पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आयुर्वेद के विषय में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी कल की क्लास होगी वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को जब अपलोड हो जाएगा तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।